नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। रशिया ने भारत में कंप्लेन दर्ज कराई है और अपनी कंप्लेन में रशिया का कहना है कि हमने आपके साथ व्यापार करके इतने ज़्यादा रुपये कमा लिए हैं, इतने ज़्यादा रुपये इकट्ठा कर लिए हैं कि अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रुपये का हम करें क्या। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने रुपये कमा लिए हैं कि समझ भी नहीं आ रहा है इनको कि इसका हम करें क्या। तो ये कंप्लेन है कि कॉम्प्लीमेंट है? देखिए, ये कंप्लेन ही है और बहुत ही गंभीर विषय है। आप देख सकते हैं, रशिया डज नॉट नो व्हाट टू डू विथ $147 बिलियन इन रुपीज। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझने से पहले आपको थोड़े से फैक्ट जानने पड़ेंगे, तब जाकर आप प्रॉब्लम को ठीक से समझ पाएंगे। आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जब से वॉर शुरू हुआ तो सबसे पहले अमेरिका ने ढेर सारे सैंक्शंस तो इस पर लगाए, लेकिन सबसे पहले क्या किया, इसको स्विफ्ट टेक्निक से इसको बाहर कर दिया। स्विफ्ट टेक्निक क्या होती है? तो दुनिया का जो 80% ट्रेड है ना, ये स्विफ्ट टेक्निक के जरिए ही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री एक्स किसी कंट्री वाई के साथ कोई व्यापार करता है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ के व्यापारी यहाँ पर पेमेंट करेंगे और यहाँ के व्यापारी यहाँ पर पेमेंट करेंगे। तो जो पेमेंट की पद्धति है वो स्विफ्ट ही है। जैसे हम अपने देश में अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो हमारे यहाँ पर नेफ्ट और आरटीजीएस तकनीक का यूज़ होता है। लेकिन अगर एक देश के किसी बैंक से पैसे किसी दूसरे देश के बैंक में जाते हैं तो इंटरनेशनली एक बहुत ही मजबूत ये एक तरह से ट्रांसफर प्रणाली है, इसको बोलते हैं स्विफ्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर बैंकों को अपना अपना एक स्विफ्ट कोड दिया रहता है। जिस तरह से भारत में जब नेफ्ट के जरिए आप ट्रांसफर्स करते हैं तो ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको आईएफएससी कोड के जरिए ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसे ही हर बैंकों का अपना अपना स्विफ्ट कोड होता है और कोई भी दुनिया का खाता धारक दुनिया के किसी दूसरे देश के बैंकों के खातों में इसी स्विफ्ट टेक्निक के जरिए पैसे ट्रांसफर करता है। तो अगर दो देशों के बीच में ट्रेड होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड होगा तो भारत अगर रशिया को से कुछ खरीदता है तो इसके बदले में जो पेमेंट करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो स्विफ्ट टेक्निक के माध्यम से ही करेगा। अब अगर स्विफ्ट टेक्निक से रशिया को बाहर निकाल दिया है तो प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि भारत आके रशिया को पेमेंट करे कैसे? इतनी बड़ी तादाद में क्या आप कैश यहाँ पर से उठा उठा करके वहाँ पर लेके जाए? तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसी पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और भी बहुत सारे कूटनीतिक कारण थे रशिया और इंडिया के बीच में, क्योंकि यूक्रेन वॉर को लेकर रशिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत थी भारत के। चाइना तो इसके सपोर्ट में था क्योंकि चाइना तो अमेरिका का दुश्मन है, यूरोप का भी दुश्मन है, और रशिया के लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो गई थी कि भारत उसका सपोर्ट कर रहा है। तो इसी को देखते हुए दोनों देशों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए एक तरह से रूपी रूबल ट्रेड इसका थोड़ा सा इनिशियली जो है इसको स्टार्ट किया। और आप जानते हैं कि जब दो देश अपनी ही करेंसी के बीच के द्वारा व्यापार करते हैं तो इसमें नॉस्त्रो और वॉस्त्रो अकाउंट खुलते हैं दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे के देशों में। तो इसी क्रम में क्या होता है कि जब रशिया और भारत के बीच में व्यापार होता है तो व्यापारिक घाटे की वजह से, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको व्यापार के आंकड़े दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आप इसको ठीक से समझ पाएंगे। देखिए, रशिया और भारत के बीच में जो पिछले फाइनेंशियल ईयर जो टोटल ट्रेड हुआ था उसकी वैल्यू थी $49.8 ट्रिलियन। ठीक है, सॉरी ट्रिलियन नहीं, बिलियन डॉलर है। ठीक है, तो इतना बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था, आप इसको 50 मान सकते हैं, जिसमें से लगभग $48 बिलियन के आसपास, सॉरी मैंने इस तरफ लिख दिया है, जिसमें से लगभग 1 से 1.5 बिलियन के आसपास भारत ने एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, 1 से लेकर $1.5 बिलियन के आसपास भारत ने एक्सपोर्ट किया था, बाकी 48 के आसपास जो है इसने एक्सपोर्ट किया था। तो आप देख सकते हैं कि टोटल ट्रेड का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को मिला देते तो उसको टोटल ट्रेड कहा जाता है, जिसकी वैल्यू $49.8 बिलियन है, जिसमें से हमने खरीदा कितने का है, 48 का खरीदा है और बेच हम केवल 1 या $1.5 बिलियन का ही पाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पेमेंट करेंगे रशिया को। अब ये जो पेमेंट हुआ ना, दोनों देशों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए एक दूसरे देशों की ही करेंसी में व्यापार करना उचित समझा। यानी कि रशिया जो हमको पेमेंट करेगा वो रूबल में करेगा जो उसकी करेंसी है, और हम रुपी में करेंगे जो हमारी करेंसी है। और ये चीज़ भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व कंजर्व रह रहा है। आप जानते हैं फॉरेक्स में अगर कोई भी दुनिया का देश किसी दुनिया के दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो पेमेंट फॉरेक्स रिजर्व में ही करता है। फॉरेक्स में क्या क्या होते हैं, गोल्ड होता है, यूएस का डॉलर होता है, और भी बहुत सारी जो आईएमएफ की बास्केट में जो करेंसीज होती हैं वो होती हैं, आईएमएफ के जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं वो होते हैं, ट्रेजरी बिल्स जो हमारे डेवलप कंट्रीज़ के हैं इनके लोग होते हैं। तो अब भारत क्या चाहता था कि हम इसके साथ अपने फॉरेक्स रिजर्व में जो रखा हुआ पैसा है उसको हम बचाएं और हम अपनी करेंसी में इनके साथ व्यापार करें। तो इसी वजह से क्या हुआ कि आप जानते हैं, देखो दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संतुलन नहीं है। आप देख पा रहे होंगे भारत $48 बिलियन खरीदता है लेकिन बेच केवल 1 से 1.5 बिलियन ही पाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रशिया में जितने बड़ी तादाद में भारत का रुपये इकट्ठा हो गया है
तो भारत इसको खरीदने वाला तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। और इंटरनेशनल मार्केट में रुपये की कीमत बहुत कम है, ठीक है, रुपये को कोई एक बहुत ही अच्छी करेंसी के रूप में इंटरनेशनल मार्केट में मान्यता नहीं है। तो रशिया के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये खड़ी हो गई ना, अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों देशों के बीच में ट्रेड लगभग बराबर हो रहा होता या थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता, तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए $48 बिलियन का ट्रेड था, तो 25 अगर यहाँ 25 अगर ये कर रहा होता, तो हम अपनी करेंसी में इसको पेमेंट करते, ये उसी को हम हमको लौटा देते, तो बढ़िया तरीके से हो जाता। लेकिन भारत के एक्सपोर्ट्स इसके साथ कुछ भी नहीं है, इस वजह से इनके पास इतनी बड़ी तादाद में रुपये इकट्ठा हो गया है। और दूसरा, मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरनेशनल मार्केट में रुपये की कोई अच्छी कीमत है नहीं। अब इसके पास अगर इतना रुपये इकट्ठा हो गया है, तो प्रॉब्लम ये हो गई, इसके अकाउंटों में वो रुपये है और ये उसको कहीं खर्च ही नहीं कर पा रहा। खर्च क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल जो आपका ट्रेड होता है वो उसमें होता है, किसमें होता है? वो फॉरेक्स के जरिए होता है, इंटरनेशनल डॉलर के द्वारा होता है। अब दुनिया का कोई भी दूसरा देश ऑब्वियस सी बात है कि रुपये में इनसे सामान नहीं देगा। अगर रशिया दुनिया के इंडिया को छोड़ करके और नेपाल को छोड़ के दुनिया के किसी तीसरे देश के साथ अगर व्यापार करता है, तो इंडियन करेंसी को तो उसको देगा नहीं, वो तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। वो तो सीधा बोलेगा कि आप हमको आईएमएफ की बास्केट में जो करेंसीज है उनको दो, गोल्ड दो, एसडीआर दो, ठीक है, इस तरह की मांग करेगा। इस वजह से क्या हुआ है कि रशिया में रुपये का पहाड़ खड़ा हो गया। रुपये इसके पास $147 बिलियन, इतनी की कीमत के रुपये हो गए हैं जिसको ये खर्च ही नहीं कर पा रहा है। और यही इसमें पूरी की पूरी प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं 2018, 19, 20, 21, 22 यहाँ तक हमारा रशिया के साथ व्यापार बहुत कम हुआ करता था। और जैसे ही आप देख पा रहे हैं, सीधा ही ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते ही रह रहा है, कम नहीं हो रहा है। और यहाँ सब जब आप सोच रहे होंगे कि हम तो $48 बिलियन इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट केवल 1 से 1.5 ही कर पा रहे हैं, तो ये तो भारत के लिए बहुत ही घाटा हो गया। नहीं, देखिए, भारत के लिए बहुत बिल्कुल भी घाटा नहीं है, भारत को इसमें बहुत फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि रशिया ने जो ऑयल हमको बेचा है वो बहुत ही सस्ते दामों पर बेचा है। और रशिया से जो ऑयल हम खरीद रहे हैं, अगर रशिया से नहीं खरीदते तो ऑब्वियस सी बात है सऊदी अरब, यूएई, ईरान या फिर ओमान, इस तरह के इन देशों से खरीदते जहां से हमको बहुत ही महंगा ऑयल होता। और अभी तक की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत ने रशिया से ऑयल खरीद के बहुत सारे पैसे अपने बचाए हैं, बचाए ही नहीं है बल्कि हमने इस ऑयल को रिफाइन करके बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए तक हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में भारत को यहां से फायदा हुआ है। भले ही हम रशिया को सामान नहीं बेच पा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद रशिया से जो ऑयल हमने कमाया है, खरीदा है, उससे हमने बिलियंस ऑफ डॉलर हमने दूसरे देशों में उसको बेच करके कमाए हैं और अपने देश को सस्ता ऑयल उपलब्ध करा के हमने अपने देश की महंगाई को कंट्रोल किया। तो अगर हम ये सोचें कि हम तो घाटे में हैं, तो देखो, हम घाटे में बिल्कुल नहीं है। अब यहां पर प्रॉब्लम यह हो गई है कि रशिया के पास, देखिए, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गी लेवरोव, उन्होंने भी कहा था दिस इज अ प्रॉब्लम, एक्यूमुलेटेड बिलियंस ऑफ रुपीस, लेकिन रशिया उसको खर्च नहीं कर पा रहा है। तो मैं बता चुका हूं कि भारत और रशिया के बीच में व्यापारिक असंतुलन होने की वजह से भारत का बहुत बड़ी तादाद में रुपये इनके बैंकों में रखा रह गया है, ठीक है, इनके जो खाते हैं, जो नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं दोनों देशों के, उसमें रखा रह गया है। अब रशिया के लिए प्रॉब्लम ये आ गई है कि वो उसको खर्च कहाँ करे? दुनिया का कोई तीसरा देश रुपये में व्यापार करता ही नहीं है ना। इससे पहले आपने आमतौर पर हमारे भारत का जो मीडिया है ना, वो बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करता है और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो व्यूज़ के चक्कर में बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बातों को दिखाते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि अब 15 देश करेंगे भारत के साथ रुपये में व्यापार, रुपये में व्यापार, वो सिर्फ बातें हुई थी, ठीक है। भारत और उन देशों के बीच में सिर्फ वार्ता हुई थी कि हम रुपये में, जैसे रुपये और दिरहम के बीच में ट्रेड होगा, रुपये दिरहम व्यापार, बहुत सारी बातें चल रही थी। लेकिन ये जो बातें थी, ये सिर्फ बातें ही हो पाई थी। किसी भी देश ने अब तक कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं किया है जिसमें रुपये और उनके देश की करेंसी के बीच में व्यापार हो सकेगा। डीडॉलराइजेशन की बातें भले ही हो रही हैं, लेकिन अभी तक दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमारी करेंसी में हमारे साथ व्यापार कर रहा है। तो बाजार में, जो दुनिया का बाजार है, वहां पर भारतीय करेंसी की कोई मांग नहीं है, क्योंकि भारत का रुपया जो है लगातार टूटता रहता है यूएस डॉलर की तुलना में, ठीक है। तो इस वजह से दुनिया का कोई भी देश रुपये को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है जो रशिया ने हमसे व्यापार करके कमाए हैं। और हमको देगा अगर रशिया रुपये, तो ऑब्वियस सी बात है, हम तो कुछ खरीद ही नहीं रहे उससे, हम तो सब खरीद रहे हैं। हम उसको जब बेचेंगे तभी तो बदले में हमको रुपये मिलेंगे। तो वो जो रुपये है वो रशिया के अकाउंट्स में ही डंप हो गया पूरी तरह से। अब यहाँ पर जो रशिया है उसका कहना है कि आप एक काम करो, आप अपने रुपये से चाइना का जो युआन है उसको परचेज करो और युआन में हमको पेमेंट कर लो, या फिर दिरहम है उसको परचेज करो, उसमें हमको पेमेंट कर लो। लेकिन अब साफ बात है कि देखो, भारत चाइना का युआन तो बिल्कुल भी परचेज नहीं करेगा, क्योंकि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हम उसकी करेंसी में व्यापार करें, ये भारत के लिए एक तरह से सोवरेनिटी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि भारत तो एक संप्रभु राष्ट्र है, सोवरेन कंट्री, हम क्यों अपने दुश्मन जो चाइना है इसकी करेंसी में व्यापार करेंगे। तो भारत ने जो है बहुत सारे सुझाव भी इनको दिए हैं रशिया को कि इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। भारत के विदेश मंत्री की हाल ही में रशिया पर विजिट होती है और हमारे एस जयशंकर साहब वहां पर जाते हैं। इंडिया शेयर्ड अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट विद मॉस्को फॉर एक्सेस टू रशियन मार्केट।
तो वहाँ पर जो हमारे जयशंकर साहब जाते हैं, ये 6 हमारे यहाँ की वस्तु हैं, इनकी लिस्ट वहाँ को पकड़ा आते हैं और वो बताते हैं कि आपके बाजार में इन सामानों की बहुत ज़्यादा मांग है जिसे हम प्रोड्यूस करते हैं, और आप अपने मार्केट में हमारे इन 6 सामानों को एक्सेस दीजिए। और आप देखिए कि हम दोनों देशों के बीच में व्यापारिक जो असंतुलन है वो इससे सध जाएगा। जितने का एक्सपोर्ट आप हमको ऑयल का कर रहे हो उतने का नहीं सही, उसके आधे का एक्सपोर्ट हम भी आपको कर लेंगे, और रूबल ट्रेड उसके बाद आसानी से होने लगेगा। और ये भारत ने इसको सुझाव दिया है, और यही सुझाव हमारे जो एम्बेसडर पवन कपूर है इन्होंने भी उसको दिया है कि रशियन बिजनेसमैन शुड लुक एट इंडिया एज द मेन सोर्स ऑफ देयर एक्टिविटीज टू मेक ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज मोर बैलेंस। ठीक है, तो अगर रूपी रूबल के बीच में अगर ट्रेड होना है तो ऑब्वियसली बात है कि रशिया को जो 6 चीज़ें हमारे जो विदेश मंत्री वहाँ जाकर बता के आए हैं, जिन 6 प्रोडक्ट्स की लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, ये सारे वो प्रोडक्ट हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। देखिए भारत इनके साथ ऑयल और नेचुरल गैस के अलावा आप जानते हैं कि फर्टिलाइजर जैसे ये सब चीज़ें खरीदता है, और आने वाले समय पर तो अभी तो रशिया के पास हथियार बेचने के लिए है नहीं, क्योंकि उसके सारे हथियार वॉर में यूज़ हो रहे हैं। अगर जब वॉर खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है भारत वहाँ से जो है हथियार भी परचेज करेगा। तो इसी वजह से रशिया को डर है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास इंडियन करेंसी, भी वॉर के बीच में ही हमारे पास इतनी इंडियन करेंसी आ गई है। अब ये समय समय जैसे जैसे ये व्यापार हमारा आगे बढ़ेगा, तो जैसे जैसे व्यापार आगे बढ़ेगा और ज़्यादा इंडियन करेंसी हमारे यहाँ पर आएगी और हम उस करेंसी का यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो आरबीआई ने भी इनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप एक काम करो, आपके वॉस्टर अकाउंट में जो पैसा पड़ा है आप उससे भारत के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप उससे जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे हमारे पास भी तो बहुत सारा रूबल खड़ा इकट्ठा है, रशिया का बहुत बड़ी तादाद में रूबल हमारे देश में पड़ा है, हमारे देश के अकाउंट में, और भारत के बैंकों ने उसको भारत के जो बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, इसमें इन्वेस्ट किया। तो जिस तरह से हम आपके रूबल को अपने यहाँ ठिकाने लगा रहे हैं, ठीक उसी तरह से आप हमारे रूपी के साथ वहाँ करिए। ठीक है, तो ये भारत सरकार ने भी इनको किया है, और निश्चित ही आप देखेंगे रशिया के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए भारत को अगर रशिया छोड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत शामिल होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं रहेगा जहां पर रशिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो। G8 था, उससे निकाल इसको दिया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि इसको स्विफ्ट टेक्निक से बाहर निकाल दिया है। दुनिया में जितने सैंक्शंस लग रखे हैं ईरान और उसके बाद यही है। इसके अलावा इसको FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यहाँ से भी इसको निकाल दिया। आप यहाँ से निकाला ही नहीं है, यहाँ से इसको ब्लैक लिस्ट तक करने की तैयारी। और यहाँ पर ब्लैक लिस्ट अगर रशिया हो जाता है तो ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार जैसे देशों की श्रेणी में रशिया आ जाएगा। पूरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग व्यापार, बिजनेस सब ठप पड़ जाएगा इसका। और अगर किसी देश के साथ व्यापार करेगा भी तो वो भी बहुत सारे प्रतिबंध तो ऑलरेडी लगे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी। तो रशिया के लिए भारत एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और मुझे नहीं लगता है कि रशिया ऐसी कोई गलती करने का प्रयास करेगा कि हमें जो है चाइना की करेंसी को खरीद के हमको उसमें पेमेंट करना पड़े, या किसी दुनिया की दूसरे देश की करेंसी को लेकर उससे पेमेंट करना पड़े। ऑब्वियस सी बात है कि जो सॉल्यूशन भारत ने उसको सुझाया है कि आपके मार्केट में बहुत बड़ी, जिस तरह से हम आपसे ऑयल को परचेज कर रहे हैं, जबकि ऑयल तो हम दूसरे देशों से भी ले सकते थे, ठीक इसी तरह से जो आपके मार्केट में जो इंडिया के आइटम्स की डिमांड है आप वो देखिए, और जो 6 डिमांड्स हमारे जयशंकर साहब आपके यहाँ पर दे के आए हैं, लिस्ट दे के आए हैं, इन सामानों को हमारे अपने मार्केट में हमको एक्सेस दीजिए। इससे हम दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक संतुलन है वो बना रहेगा, और रूबल ट्रेड आसानी से जोर पकड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आज के सेशन में मैंने आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।